तो हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज़ लाइव सेशन। और आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं कल के अखबारों में छपी हुई सभी प्रमुख सुर्खियों के बारे में। शुरुआत करेंगे हम दैनिक जागरण अखबार में छपी हुई सुर्खियों के बारे में। तो गाइज, जो बगावत छोड़कर कांग्रेस में लौटे सचिन पायलट, इस खबर को सभी अखबारों ने कल प्रमुखता से छापा था। और जो राजस्थान की सियासी उठापटक थी उस दौर का अब धीरे धीरे हमें अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और गहलोत खेमे में जो सचिन पायलट और बागी विधायक हैं वो वापस लौट करके आ गए हैं। ठीक है, राजधानी है राजस्थान की जयपुर। इसके अलावा जो वहाँ पर टाइगर रिजर्व्स हैं वो है सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। ये 3 टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे राजस्थान में। अब इसके बाद में बढ़ते हैं, हम आगे देख लेते हैं क्या कुछ है और महत्वपूर्ण खबरें। गाइज, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के बीच में एक सबमरीन OFC को स्टार्ट कर दिया है। द्वीप समूह में क्या होगा कि अब संचार सेवाओं को मजबूती मिलेगी और अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान की जाएगी। इससे होगा क्या कि इससे अब 10 गुना ज़्यादा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में BSNL के ब्रॉडबैंड की स्पीड बढ़ जाएगी और 20 गुना ज़्यादा डाउनलोड की सुविधा होगी और 100 MBPS पर सेकेंड तक की स्पीड मिलेगी। BSNL के जो सभी प्लान हैं उनकी स्पीड 2 से 10 गुना तक बढ़ जाएगी। डाटा डाउनलोडिंग की सुविधा एक महीने में 60 GB से 1500 GB तक की होगी। तो ये है अंडमान निकोबार में एक नई पहल जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। इसके अलावा मनोज सिन्हा जी, इनको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लोगों ने जम्मू कश्मीर के हालात की जो है वो जानकारी इन्होंने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जी को दी हुई है। मनोज सिन्हा जी को क्या किया गया है, इन्हें बनाया गया है जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल। इसके पहले जो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल थे उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनको क्या किया गया है, अब राजीव महर्षि के स्थान पर भारत का कैग यानी कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो उनको बना दिया गया है। किसको बना दिया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। ठीक है, इन्होंने स्थान किसका लिया है? स्थान इन्होंने लिया है राजीव महर्षि जी का। और ये देश के कौन से कैग होंगे? तो 14वें कैग होंगे। ठीक है, जो सेक्शन 148 है यानी कि धारा जो अनुच्छेद 148 है यानी कि आर्टिकल जो 148 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें क्या किया गया है, कैग का उल्लेख किया गया है। कैग की जो नियुक्ति होती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है और इसको नॉमिनेट करता है देश का प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में अब जो हाथी हैं वो हादसे का शिकार नहीं होंगे, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। ये बात कही है हमारे पर्यावरण जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ठीक है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या कहा है कि इसरो के साथ मिल करके एक बड़ी योजना पर काम करेंगे और सैटेलाइट से हाथियों संबंधित सूचना लोगों तक पहुंचाएंगे और इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से जो हाथी होंगे वो शिकार होने से बच जाएंगे हादसों का। गाइस, देश की जो सबसे गहरी वेंटिलेशन शाफ्ट है ये तैयार कर दी गई है। कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के लिए गंगा के किनारे तैयार किया गया एक वेंटिलेशन शाफ्ट है, जिसकी ये फोटो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया गया कि गंगा नदी के तट पर क्या किया गया है, 43.3 मीटर की गहराई में इस टनल को तैयार किया गया है, यानी कि 43.5 मीटर की गहराई में इसे तैयार किया गया है। ये सुरंग जो है ये क्या है कि हवा से आवाजाही के लिए जो एक झरोखा है इसका काम करेगी और ये देश का सबसे गहरा भूमिगत स्टेशन जो वेंटिलेशन शाफ्ट है ये होगा। इसका काम सोमवार को पूरा हो गया। अधिकारियों ने बताया कि जो कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना है, इस पर स्थित इस वेंटिलेशन शाफ्ट की गहराई जो है वो 15 मंजिल इमारत के बराबर है। उन्होंने बताया कि वेंटिलेशन शाफ्ट 43.5 मीटर की गहराई पर है। तो ये एक सिचुएशन है जो हमें देखने को मिल रही है कोलकाता में, यानी कि पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर देश की सबसे गहरी वेंटिलेशन शाफ्ट जो है वो तैयार हो गई है ईस्ट वेस्ट जो मेट्रो परियोजना है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में जो राजधानी है वो है इनकी कोलकाता। दार्जिलिंग चाय को मिला था GI टैग। इसके अलावा आमला शंकर जो थी प्रसिद्ध नृत्यांगना, वो भी थी पश्चिम बंगाल की, जिनका भी हाल ही में क्या हो गया था, निधन हो गया था। आज एक और महत्वपूर्ण खबर है, कल शाम में जो एक मशहूर शायर रहे हैं राहत इंदौरी जी, उनका भी निधन हो गया है। इस तरीके से देश के काफ़ी जो महत्वपूर्ण और बड़ी हस्तियां नहीं हैं उनका निधन इस साल हो गया है। तो इस साल काफ़ी कुछ है जो हमें दुखद देखने को मिला है। इसके बाद में यहाँ पर भरत झुनझुनवाला का एक लेख छपा हुआ है जहाँ पर इन्होंने बदलनी होंगी स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारियां बताई हुई हैं। इन्होंने कहा है कि वर्ष 2020-21 के बजट में जो एलोपैथी है इसके लिए केंद्र सरकार ने 63,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जबकि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी आदि आयुष पद्धतियों के लिए केवल 2,100 करोड़ रुपए दिए।
ये पद्धतियां उपचार कम एवं संपूर्ण स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देती हैं, जबकि एलोपैथिक उपचार पर केंद्रित रहती हैं। ठीक है, उच्च तकनीक के जैसे हृदय में स्टंट डालना इत्यादि पर कहीं अधिक पैसा खर्च हो रहा है। तो ये जो इन्होंने एक अंतर बताया है एलोपैथी और होम्योपैथी यूनानी चिकित्सा पद्धति के अंतर को, इस अंतर पर आवाज़ उठाता हुआ या फिर एक जानकारी देता हुआ भरत झुनझुनवाला का एक महत्वपूर्ण लेख यहाँ पर छपा हुआ है। इसके बाद में अगर हम देखें तो सुशांत के मामले में जो जांच का सवाल है, वहाँ पर उज्ज्वल निगम जी का एक लेख छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह नहीं भूल जाना चाहिए कि परंपरागत यही रहा है, परंपरा यही रही है कि जिस जगह पर गुनाह होता है वहीं की पुलिस उसकी जाँच करती है। तो इस समय सिचुएशन में क्या हुआ है कि एक चीज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो इन्होंने बताई हुई, जो मीडिया ट्रायल्स में भी देखने को नहीं मिली। सबसे शुरुआत में जो रिया चक्रवर्ती थी, इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को यह पत्र लिखा था और अनुरोध किया था कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी जाए। सीबीआई को जांच करने का अधिकार नहीं है, यह स्टैंड महाराष्ट्र सरकार ले सकती है, कारण सीबीआई की स्थापना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हुई है। इसकी धारा 6 के अनुसार किसी भी मामले की जाँच को हाथ में लेने से पहले सीबीआई को राज्य की सहमति लेनी होती है, लेकिन बिहार सरकार को सुशांत की आत्महत्या की जांच का अधिकार नहीं है। ऐसे में उसकी सिफारिश वैध है क्या? नहीं तो केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार की अनुमति लिए बगैर यह जांच सीबीआई को सौंप सकती है क्या? ऐसे कई प्रश्न हैं जो कानून के सामने आएंगे। इन प्रश्नों को लेकर के महाराष्ट्र और सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र याचिका, महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र याचिका दाखिल की जानी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो सुशांत के मामले में काफ़ी कुछ मीडिया में सवालिया निशान लग रहे हैं, उसका दूसरा पहलू ये भी है, इसलिए उज्ज्वल निगम का ये लेख जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आसियान और भारत के साझा हितों के अंतर्गत विवेक ओझा का एक लेख छपा हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि दुनिया भर में देश के जो अलग अलग देश हैं दुनिया भर में, वहाँ पर उनके साथ मुक्त व्यापार समझौता जो है, तो इससे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, लेकिन व्यापार और वाणिज्य का लाभ देशों को पारस्परिकता के आधार पर मिले, ये जरूरी है। इसी संदर्भ में हाल ही में भारत और आसियान के मध्य में एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है और एक बार से या फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल भारत सरकार ने भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते को जारी रखने के लिए तर्कसंगतता की समीक्षा शुरू कर दी है, लिहाजा इसके हर पहलू को जानना जरूरी है। तो विवेक ओझा जो है, इन्होंने मुक्त व्यापार के संबंध में इस चीज़ को बड़ा इन डिटेल से समझाया हुआ है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करेंगे तो जो एवर रेडी के अधिग्रहण की योजना है ये भी नहीं है, ये बात कही हुई है बर्मन ने। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो इंफ्रा की सभी योजनाएं हैं इनको भी एक जगह पर जगह मिल जाएगी। और इसके अलावा जो ये चीज़ें थी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जा रही थी क्योंकि अभी काफ़ी सारी जो सरकारी कंपनियां हैं उनका अधिग्रहण हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखें तो WHO ने कहा है कि कोरोना पर अंकुश लगाना धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। 2 करोड़ से ज़्यादा संक्रमितों का आंकड़ा, जो वैश्विक आंकड़ा है, वो पार हो गया है और इसका जो प्रकोप है ये अभी भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, गृह युद्ध के कारण जो है भूख, बीमारी और विस्थापन के संकट से घिरा हुआ जो यमन है, ये अपनी सांस्कृतिक विरासतों को भी रखरखाव के अभाव में नष्ट होते हुए देख रहा है। भारी बारिश के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल राजधानी जो सना की ओल्ड सिटी है, यहाँ पर कई प्राचीन इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। बता दें कि करीब 2500 साल पुराने सना में लाल ईंटों से बहुमंजिला आवासीय इमारतों को इस्लामिक वास्तुकला का अद्भुत नमूना माना जाता है। तो ये कुछ सिचुएशंस है जो दुनिया भर में भी हमें देखने को मिल रही हैं। IPL के मुख्य प्रायोजक की दौड़ में शामिल हो गए हैं पतंजलि। जो पतंजलि है ये IPL का मुख्य प्रायोजक बन सकता है क्योंकि वीवो को भी हाल ही में क्या किया गया है, वो हटा दिया गया है। तो अभी भी स्पॉन्सर्स का इंतजार है BCCI को। आत्मनिर्भर भारत के दौर में कंपनी जो है इसका मौका बुनाना चाहती है और यह IPL का क्या करना चाह रही है, मुख्य प्रायोजक बनना चाह रही है। ठीक है, इसके बाद में आगे अटल टनल के बारे में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर लेख छपा हुआ है। इसमें क्या होगा कि मनाही से जो सोलंग नाला के बीच में अटल रोहतांग है, यहाँ पर क्या किया गया है कि एक पोर्टल का बाहर का नज़ारा देखिए आपको ये दिखाई पड़ रहा है, और दूसरे जो मनाही से जो सोलंग नाला की तरफ आप जाएंगे तो जो अटल रोहतांग है ये भी सुरंग का भीतरी हिस्सा देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। ये जो सुरंग है ये क्या करेगी, ये जो हमारे मनाली है इसको सोलंग नाला से जोड़ेगी और इससे क्या होगा कि आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इससे जो होगा यातायात सुविधाएं जो है वहाँ पर सुगम होती चली जाएंगी। मंगल पर भी मिले हैं पराबैंगनी किरणों के प्रमाण, इसके बारे में एक लेख छपा हुआ है। इसके अलावा फांसी के फंदे पर झूल गए देश के सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले खुदीराम बोस जी। आज ही 1908 में जो महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी थे, 18 साल की उम्र में इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। इनका जन्म 1879 में बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। कम उम्र में माँ बाप का निधन हो गया और ये 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े।
28 फरवरी 1906 को फिर और 16 मई 1906 को फिर इन्होंने पुलिस ने क्या किया, इनको गिरफ्तार किया, लेकिन उम्र के कारण छोड़ दिया गया। 1907 में नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट में शामिल रहे ये, और ब्रिटिश जज जो डगलस किंग्सफोर्ड था, इनके मारने के आरोप की कोशिश में इनको गिरफ्तार किया और खुदीराम बोस जी को फांसी दे दी गई। आज ही के दिन 1861 में दादर और जो नागर हवेली है इसका भारत में विलय हो गया था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली शासकों से स्वतंत्रता मिली। पिछले साल ही दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश में विलित कर दिया गया, इनका विलय कर दिया गया है। तो ये चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना था। अब हरी भूमि अखबार में देख लेते हैं। 3 से 4 सेकंड में डाउनलोड हो सकेंगे 40,000 से ज़्यादा गाने। 2313 किलोमीटर लंबी समुद्र के अंदर बिछाई गई फाइबर केबल लाइन, 1224 करोड़ रुपए आई है इसके लागत। तो जो अंडमान निकोबार में सबमरीन फाइबर केबल बिछाई गई है इसका, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया हुआ है, ये खबर को हरी भूमि अखबार ने सबसे अपने पहले पन्ने पर छापा हुआ है। इसके बाद में अमेजन जो है ये अपने देश में काफ़ी सारे स्टोर्स खोलेगा, ऑफलाइन स्टोर्स, और प्रोडक्ट को टच और फील करके जो है आप खरीद सकेंगे। एजी स्टोर फॉर्मेट से 30 करोड़ नए ग्राहकों को जोड़ने की योजना, इसमें सामान का फिजिकल डिस्प्ले किया जाएगा। इधर स्विगी ने शुरू की नई सेवा, 45 मिनट के भीतर घर पहुंचेगा राशन। तो अमेजन जो क्या कर रहा है, अब ऑफलाइन स्टोर्स खोलने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे गाइज जो इंडोनेशिया में चर्चित माउंट सिनाबुंग, इसमें ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हो गया और इसकी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई हैं। तो जो इंडोनेशिया का ये ज्वालामुखी है, जकार्ता यहाँ की राजधानी, माउंट सिनाबुंग, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है और 2 किलोमीटर तक ऊंचा धुआं और 30 किलोमीटर ऊंच तक राख, 30 किलोमीटर ऊंचाई तक राख पहुँच गई है, जो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। चित्र में हम इसको देख रहे हैं। पानी में फ्लोराइड की जाँच 3 सेकंड में होगी। ये नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो व्यवस्था है, इस हिसाब से जो पेपर आधारित सस्ती किट है, इससे जांच की जा सकेगी। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। वाहनों की बिक्री में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़ दिया है और इस साल मुंबई में वाहनों की जो बिक्री, जुलाई में अगर वाहनों की बिक्री देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज एक नया वर्ड जो हमें सीखना है वो है हर्मिट। हर्मिट का तात्पर्य होता है एकांतवासी, यानी कि जो एकांत में रहना पसंद करता हो, HERMIT, हर्मिट। हर्मिट माने एकांतवासी। तो ये थे कुल मिलाकर के आज का लाइव सेशन यहाँ से। और डेली जो लाइव सेशंस होंगे वो अब मॉर्निंग में ही होंगे। तो लाइव सेशंस में जो भी अखबारों की छपी हुई प्रमुख सुर्खियाँ होंगी, उनसे जो भी करंट अफेयर्स बन सकेंगे उनके बारे में हम यहाँ पर देख लेंगे। फिर शाम 8 बजे की लाइव क्लास में हम बाकी सारी चीज़ों को भी कवर कर लिया करेंगे। तो थैंक यू सो मच।